क्वेश्चन है PQR तीन क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात, यानी कि तीन क्रिकेट टीम है, P है, Q है, R है। तो ये क्रिकेट टीम है और इन क्रिकेट टीमों में खिलाड़ी भी है। खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि जो P क्रिकेट टीम है उसमें खिलाड़ियों की संख्या आप मान सकते हो 3 यूनिट है, और जो Q क्रिकेट टीम है उसमें 5 यूनिट है, और जो R क्रिकेट टीम है उसमें खिलाड़ियों की संख्या का जो ये अनुपात है उससे आपको समझ में आना चाहिए कि 2 यूनिट खिलाड़ी है। तो इस तरह से खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात तो समझ में आ गया, लेकिन आगे ऐसा कहा गया है कि यदि तीनों टीमों यानी कि P, Q और R के प्रत्येक खिलाड़ी के अगर औसत रन का अनुपात देखा जाए तो अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, औसत रन का अनुपात है 25:17:30। तो ये औसत रन दिया हुआ है, आप इस तरह से समझ सकते हो, और ये यहाँ पर दिया हुआ है खिलाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है सामूहिक रूप से सभी तीनों टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा जो बनाए गए रन है उसकी औसत संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर पहले तो हम एक फॉर्मूला समझते हैं औसत का। जैसा कि अगर हमें औसत रन निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। अगर हमें औसत रन निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कितने खिलाड़ियों का औसत रन निकाल रहे हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या तो पता ही होगी हमें। और अगर हमें खिलाड़ियों की संख्या पता है ना, तो अगर हमें उनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या भी पता है ना, तो हम यहाँ पर रनों की संख्या को जोड़ेंगे और उसमें फिर भाग क्या देंगे, खिलाड़ियों की संख्या का। तो इस तरह से हम औसत रन निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें सामूहिक रूप से सभी तीनों टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि तीनों टीमों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, और ये भी पता होना चाहिए कि जो तीन टीम है उसमें खिलाड़ियों ने रन कितने कितने बनाए हैं। तो हम यहाँ पर तीनों टीमों से जो हमें पता लगेगा कि कितने कितने रन बनाए गए हैं उसको हम जोड़ देंगे और बट्टे में क्या लिख देंगे, खिलाड़ियों की संख्या। तो इस तरह से हम यहाँ पर औसत रन तो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में जो डाटा दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ, यानी कि संख्या तो हमें पता लग ही रही है अनुपात से, और यहाँ पर औसत रन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग टीम का औसत रन दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें संख्या पता है और हमें औसत रन भी पता है ना, तो हम रनों की संख्या का योग निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हो और आपको पता ही होगा। अगर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो रनों की संख्या का योग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये खिलाड़ियों की संख्या इसका गुणा किससे हो जाएगा, औसत रन से। यानी कि अगर हमें रनों की संख्या का योग अगर निकालना है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें औसत रन में गुणा किससे करना होगा, खिलाड़ियों की संख्या से। फॉर्मूले से हमको यही समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ही यहाँ पर हम प्लेयर की संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है, लेकिन आप समझिए कि प्रश्न को कैसे हल करना है। तो यहाँ पर तो आप समझिए कि तीन टीम है, एक P है, एक Q है और एक R है। यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। संख्या तो नहीं है पर लेकिन अनुपात तो दिया हुआ है, कितना है, 3:5:2। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे ये तो खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात है। और यहाँ पर हम लिखेंगे औसत रन। औसत रन का भी यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है। तो औसत रन का अनुपात कितना है, 25:17:30। तो अगर यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि पहली टीम के द्वारा जो रन बनाए गए, यानी कि जो P टीम है ना, उसके द्वारा कुल रन कितने बनाए गए, क्योंकि ये तो हमें पता होना ही चाहिए। हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो Q टीम है उसके खिलाड़ियों के द्वारा कुल कितने रन बनाए गए हैं, R जो टीम है उसके खिलाड़ियों के द्वारा कितने रन बनाए गए हैं कुल, तभी तो हम औसत निकाल पाएंगे ना। तो यहाँ पर अगर हमें रन निकालने हैं इनके और रनों का योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि औसत का गुणा हम खिलाड़ियों की संख्या से कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हम 3 × 25 करेंगे, तो यहाँ पर जो P टीम है उसके द्वारा कितने बनाए गए हैं, 75 यूनिट। ये अनुपात में ही आएगा क्योंकि अनुपात का गुणा अनुपात से किया जा रहा है। और यहाँ पर जो Q टीम है उसके द्वारा, उसके खिलाड़ियों के द्वारा जो रन बनाए गए हैं उसका योग कितना है, 5 का गुणा 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। और यहाँ पर जो R टीम है उसके खिलाड़ियों के द्वारा जो रन बनाए गए उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा 30 से करेंगे, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या का गुणा औसत रन से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 यूनिट। तो इस तरह से आप यहाँ पर अनुपात से ये ज्ञात कर सकती हो कि तीनों टीमों के द्वारा जो बनाए गए रन है उनका योग कितना है। तो यहाँ पर अगर हमने ये ज्ञात कर लिया है कि P टीम ने कितने रन बनाए हैं
क्यू टीम ने कितने रन बनाए हैं और आर टीम ने कितने रन बनाए हैं। तो यहाँ पर अब हम अनुपात का योग ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगे कि तीनों टीमों ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए हैं। तो यहाँ पर हमें 75 प्लस 85 और प्लस 60 करना होगा। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि तीनों टीमों के द्वारा कुल मिलाकर कितने रन बनाए गए हैं। 5 और 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा वो तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि तीनों टीमों के द्वारा जो रन बनाए गए हैं उसका अगर अनुपात में हमने योग निकाला है तो वो कितना आया है, 220 यूनिट आया है। और अब हमें ज्ञात करना है कि तीनों टीमों के द्वारा जो बनाए गए रन हैं उसमें हमें औसत रन ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमें तीनों टीमों के द्वारा बनाए गए रन का औसत ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि तीनों टीमों के द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं। तो वो हमें पता लग गई है कि कितने हैं, 220 है। और बट्टे में हमें लिखना होगा कि तीनों टीमों में कुल खिलाड़ी कितने हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या का भी तो यहाँ पर अनुपात ही दिया हुआ है ना, तो अनुपातों का ही योग कर लेंगे। यहाँ पर संख्या कितनी है, पहली टीम यानी कि जो पी टीम है उसमें खिलाड़ियों की संख्या का जो अनुपात है उसमें 3 लिखा हुआ है, यानी कि पहली जो टीम है उसमें खिलाड़ियों की संख्या हमें 3 यूनिट माननी है। क्यू टीम है उसमें 5 यूनिट है और जो आर टीम है उसमें 2 यूनिट है, यानी कि कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। आप यहाँ पर देख सकते हो अनुपात लिखा हुआ है संख्या का, तो यहाँ पर अनुपात को ही जोड़ा गया है जिससे कि संख्या का जो अनुपात का योग किया है तो वो आया है 10 यूनिट। तो यहाँ पर कुल रनों में हमें संख्या से ही तो भाग देना है, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, औसत 22 आएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, ए बी और सी 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों टीमों यानी कि ए बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का जो अनुपात है वो कितना है, 20:15:13 है, तो सामूहिक रूप से सभी तीनों टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि इस तरह के प्रश्न को हल कैसे करना है। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि 3 टीम है, टीम ए, टीम बी और यहाँ पर हम लिखेंगे टीम सी। और यहाँ पर हम अनुपात लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संख्या के बीच का अनुपात। खिलाड़ियों की संख्या के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम औसत रनों का अगर अनुपात लिखेंगे तो वो भी आपको पता है कि कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 20:15:13। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20:15:13। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे कि रनों का योग कितना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर हमें औसत निकालना है तो हमें रनों का योग पता होना चाहिए और खिलाड़ियों की संख्या पता होनी चाहिए। तो रनों का योग कैसे ज्ञात करना है ये भी आपको पता है कि यहाँ पर हमें 2 का गुणा 20 से करना है, यानी कि संख्या का गुणा औसत से करना है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 40। क्रिकेट की टीम जो ए है उसके लिए रनों का योग कितना आया, 40 यूनिट आया है। दूसरी टीम यहाँ पर टीम बी है तो यहाँ पर हम 3 × 15 करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। और टीम यहाँ पर जो सी है उसके लिए यहाँ पर 5 × 13 करना होगा और ये आ जाएगा 65। तो यहाँ पर हमें सामूहिक रूप से पता लगाना है ना कि सभी तीनों टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा जो बनाए गए रनों हैं उनकी औसत संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि तीनों टीमों के द्वारा कुल मिलाकर कितने रन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं तीनों टीमों के द्वारा जो रन बनाए गए हैं। पहली टीम के द्वारा जो रन बनाए गए हैं वो कितने हैं, 40 यूनिट है। दूसरी टीम यानी कि जो टीम बी है उसके द्वारा जो रन बनाए गए वो 45 यूनिट है। और तीसरी टीम जो यहाँ पर सी है उसने कितने रन बनाए हैं, 65 यूनिट बनाए हैं। तो यहाँ पर हम योग ज्ञात कर सकते हैं तीनों टीमों के द्वारा कुल कितने रन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर 5 और 5 10 होगा और यहाँ पर 4 और 1 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 और 6 15, यानी कि 150 यूनिट रन उन्होंने बनाए हैं। तो तीनों टीमों के द्वारा जो रन बनाए गए हैं वो कितने हैं, कुल मिला के 150 यूनिट है। तो यहाँ पर अब हम औसत रन तो ज्ञात कर ही सकते हैं तीनों टीमों का कुल मिलाकर, क्योंकि हमें पता है कि तीनों टीमों के द्वारा जो रन बनाए गए हैं रनों का योग कितना है, 150 है। और बट्टे में हमें क्या लिखना होगा, खिलाड़ियों की संख्या का योग। तो खिलाड़ियों की संख्या का जो अनुपात है वो आप देख सकते हो 2:3:5 है। अगर अनुपात का योग किया जाएगा तो कितना आएगा, ये 10 यूनिट आएगा। और यहाँ पर हम बट्टे में 10 लिखेंगे, खिलाड़ियों की संख्या 10 यूनिट है।
तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 15, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम तथा श्याम किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि अगर राम किसी कार्य को करता है ना, तो वह कार्य 10 दिन में पूरा कर देता है, और श्याम अगर उसी कार्य को करेगा तो कार्य 12 दिन में पूरा करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि दोनों इस काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों मिलकर इसी कार्य को करेंगे, लेकिन फिर होता क्या है कि 3 दिन बाद राम काम छोड़कर चला जाता है, और पूछा ये गया है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि कार्य को छोड़कर राम चला गया है, लेकिन उसके बाद शेष कार्य को कौन करेगा, श्याम करेगा, और हमें तो ये बताना है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आपको ये तो पता है कि दो व्यक्ति है, एक राम है और दूसरा श्याम है। राम अगर किसी कार्य को करेगा तो उस कार्य को पूरा करने में 10 दिन का समय लगेगा, और श्याम अगर उसी कार्य को करता है तो श्याम को लगता है 12 दिन का समय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुल कार्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर 10 है और ये 12 है, ये दिनों की संख्या है। अगर 10 और 12 का लैसे लिया जाएगा तो लैसे आएगा 60। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 60 यूनिट क्या है, यहाँ पर कुल कार्य है, और इस 60 यूनिट कार्य को करने में राम को 10 दिन का समय लगता है और श्याम को 12 दिन का समय लगता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझना है। अब हम यहाँ पर इन दोनों की दक्षता निकालेंगे, यानी कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है और श्याम एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। दक्षता से हमें यही पता लगता है कि अगर हम राम की दक्षता निकालेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि राम एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। श्याम की दक्षता निकालेंगे तो उससे ये पता लगेगा कि श्याम एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें ये पता लगाना है कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 60 यूनिट कुल कार्य है, और इस कुल कार्य को करने में राम को 10 दिन का समय लग रहा है। तो राम फिर एक दिन में कितना कार्य करता होगा कि जो 10 दिन में वह 60 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 60 यूनिट कुल कार्य है, और कुल कार्य को करने में 10 दिन का समय लग रहा है। तो 60 में अगर 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यानी कि जो यहाँ पर राम है ना, वो एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है। एक दिन में अगर 6 यूनिट कार्य करेगा तो 10 दिन में वह 60 यूनिट कार्य कर लेगा। तो राम की जो दक्षता है वो कितनी होगी, 6 यूनिट प्रति दिन। यानी कि एक दिन का कार्य उसका कितना है, 6 यूनिट है। इसी प्रकार हम यहाँ पर श्याम की दक्षता भी निकाल सकते हैं। श्याम जो है ना, वो 60 यूनिट कार्य को करता है, लेकिन उसको समय कितना लगता है, 12 दिन का समय लगता है। तो वह एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 60 यूनिट कुल कार्य है, समय यहाँ पर 12 दिन का है। जब हम 60 में 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 यूनिट। यानी कि जो श्याम है ना, वो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। तो श्याम की दक्षता होगी 5 यूनिट प्रति दिन। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया है कि ये एक दिन में कितना कितना कार्य कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि दोनों इस काम को एक साथ शुरू करते हैं। किस कार्य को, इसी 60 यूनिट कार्य को अब राम और श्याम मिलकर करेंगे। लेकिन फिर होता क्या है कि 3 दिन बाद तो राम काम छोड़कर चला जाता है। अगर 3 दिन बाद राम कार्य छोड़कर चला जाता है तो 3 दिन तक तो राम और श्याम दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा ना। अगर राम और श्याम मिलकर कार्य करते हैं तो ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। राम तो एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर सकता है और श्याम एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है। और अगर हम 6 और 5 को जोड़ देना तो कितना आएगा, 11 यूनिट आएगा। यानी कि राम और श्याम अगर मिलकर कार्य करते हैं ना, तो 11 यूनिट कार्य तो ये एक दिन में कर लेंगे। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है वो 3 दिन साथ में कार्य किया है। तो इनका 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, जब एक दिन का 11 यूनिट है तो 3 दिन का हो जाएगा 33 यूनिट। तो इसी 60 यूनिट में से उन्होंने 33 यूनिट कार्य कर लिया है 3 दिन में। तो अब शेष कार्य कितना बचा है, अगर आप यहाँ पर 60 में से 33 घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 27 यूनिट। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि 27 यूनिट कार्य शेष बचा था, लेकिन इस कार्य को छोड़कर राम तो चला गया। लेकिन इस कार्य को पूरा तो करना ही है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। 3 दिन तक कार्य हो चुका है और 33 यूनिट कार्य पूरा हो गया है। अब हम पहले ये पता लगाते हैं कि इस 27 यूनिट कार्य को करेगा तो श्याम, लेकिन श्याम को इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि श्याम जो है ना, उसको कार्य करना है 27 यूनिट। लेकिन श्याम जब कार्य करता है तो वह एक दिन में तो कितना कार्य कर पाता है,
5 यूनिट कार्य कर पाता है। तो हम ये पता लगा लेते हैं कि श्याम अगर अकेला 27 यूनिट कार्य को करेगा तो कितने समय में इस कार्य को पूरा कर लेगा। तो 27 यूनिट तो कार्य है और 5 यूनिट कार्य तो वह एक दिन में करता है। तो यहाँ पर हम 27 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ जाएगा 5 सही 2/5। तो 5 सही 2/5 दिन का समय लग रहा है श्याम को किस कार्य को करने में, 27 यूनिट कार्य को करने में, जो कार्य यहाँ पर बचा था। लेकिन अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। प्रश्न में ये नहीं पूछा कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। शेष कार्य यानी कि जब राम काम को छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य पूरा करने में तो 5 सही 2/5 दिन का समय लग रहा है। लेकिन प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि कार्य जो है यानी कि जो कुल कार्य है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो आपको पता है कि 3 दिन तक तो कार्य पहले ही किया गया है जब राम और श्याम ने मिलकर कार्य किया है, और अकेले श्याम ने भी कार्य किया है, वो कितने दिन किया है, 5 सही 2/5 दिन किया है। तो कुल मिलाकर कितने दिन हो जाएंगे, 3 दिन, और यहाँ पर हमें 5 सही 2/5 दिन को भी जोड़ना होगा और कुल मिलाकर यहाँ पर दिन हो जाएंगे 8 सही 2/5 दिन। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे व 6 घंटे में भर सकते हैं। अगर टंकी को यहाँ पर नल ए के द्वारा भरा जाए तो 4 घंटे में टंकी भर जाएगी, और अगर हम नल बी के द्वारा भरेंगे, केवल नल बी के द्वारा ही भरेंगे, तो 6 घंटे का समय लगेगा टंकी को पूरा भरने में। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन प्रश्न में आगे ऐसा दिया हुआ है कि एक नल सी भी है जो अकेला 8 घंटे में इस टंकी को खाली भी कर सकता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि टंकी में कोई रिसाव है जिसमें से पानी बाहर निकलता रहता है। यानी कि हम टंकी को भरते हैं तो फिर टंकी में से पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर टंकी पूरी भरी हुई है और उस टंकी को, अगर वो टंकी खाली हो गई, तो खाली होने का कारण ये है कि नल जो सी है ना, उसके द्वारा वो टंकी खाली हुई है, और पूरी टंकी को खाली करने में नल सी को कितना समय लगेगा, 8 घंटे का समय लगेगा। इस तरह से प्रश्न में ये डाटा दिया हुआ है। यानी कि 3 प्रकार के नल है। 2 नल तो ऐसे हैं जो टंकी को भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा नल जो सी है ना, वो टंकी को खाली कर रहा है। अब प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि नल ए और नल बी के द्वारा तो टंकी भरी जाएगी, लेकिन नल सी को भी साथ में खोल ही दिया गया है, और जिसके कारण टंकी साथ में खाली भी होती जाएगी। लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि टंकी कितनी देर में भरेगी। तो यहाँ पर अगर हम तीनों नलों को खोल देंगे तो पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि जब तीनों नलों को खोल दिया जाएगा तो क्या टंकी भर पाएगी, क्योंकि पानी भरेगा भी सही और निकलेगा भी सही। तो हमें ये देखना होगा कि कितना पानी तो भरा जा रहा है और उसमें कितना निकल रहा है, तभी तो ये पता लगा पाएंगे कि टंकी भर भी पाएगी या नहीं भर पाएगी। तो यहाँ पर हम पहले तो लिखते हैं कि यहाँ पर नल ए है, नल बी है और नल सी है। तो यहाँ पर नल ए जो है ना, वो टंकी को अगर भर दे तो 4 घंटे का समय लगेगा, और नल बी के लिए कितना लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन नल सी का खाली करने का काम है, लेकिन इसको समय कितना लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि टंकी में पानी कितना आता है। तो यहाँ पर हम 4, 6 और 8 का लैसे ले लेते हैं। 4, 6 और 8 का लैसे जो आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टंकी में कितना पानी आता है, 24 यूनिट पानी आता है, और 24 यूनिट पानी को भरना है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि नल ए, नल बी और नल सी के द्वारा कितना पानी भरा गया है। नल सी के द्वारा तो पानी भरा ही नहीं जाएगा, नल सी के द्वारा तो पानी बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो पाइप ए है या फिर जो नल ए है वो 4 घंटे में टंकी को पूरा भर देता है, और टंकी में कितना पानी आता है, 24 यूनिट पानी आता है। तो 24 यूनिट पानी को भरने में नल ए को कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। तो नल ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा। तो 24 यूनिट पानी को भरने में 4 घंटे का समय लगता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरा जाता होगा, 6 यूनिट पानी भरा जाता होगा। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि नल ए की जो दक्षता है वो कितनी है, 6 यूनिट प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है, 6 यूनिट पानी भर सकता है। इसी प्रकार हम नल बी की भी दक्षता निकालेंगे, क्योंकि नल बी जो है ना वो टंकी को भर रहा है, लेकिन इसको समय लग रहा है 6 घंटे का। तो ये पता लगाते हैं कि 1 घंटे में नल बी के द्वारा कितना पानी भरा जाता है। 24 यूनिट तो पानी भरना ही है, 6 घंटे का समय लग रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 यूनिट।
यानी कि यहाँ पर जो नल बी की दक्षता आएगी वो कितनी आएगी, 4 यूनिट प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरा जा सकता है नल बी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो नल सी है उसके द्वारा तो टंकी को खाली किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी पता लगाना होगा कि नल सी जो है ना वो 1 घंटे में कितना पानी खाली कर सकता है। तो 24 यूनिट पानी को खाली करने में 8 घंटे का समय लगता है नल सी को, तो 1 घंटे में ये कितना पानी खाली कर सकता है, 24 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 यूनिट। यानी कि नल सी जो है ना वो 1 घंटे में कितना पानी टंकी में से बाहर निकाल सकता है, 3 यूनिट पानी बाहर निकाल सकता है। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और पता लगाना है कि टंकी कितनी देर में भरेगी। तो आप ये समझिए कि जब हम तीनों नलों को ही एक साथ खोल देंगे तो यहाँ पर होगा क्या, नल ए के द्वारा तो टंकी भरी जाएगी। यानी कि नल ए के द्वारा 1 घंटे में पहले पता लगाते हैं कि कितना पानी भरेगा, 6 यूनिट पानी भर जाएगा नल ए के द्वारा। और यहाँ पर नल बी के द्वारा कितना भरा जाएगा 1 घंटे में, 4 यूनिट। लेकिन नल सी के द्वारा तो 3 यूनिट पानी बाहर निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ पर हमें -3 लिखना होगा। यानी कि 1 घंटे में तीनों नलों के द्वारा, यानी कि तीसरे नल के द्वारा तो पानी बाहर निकलेगा, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि तीनों नलों की सहायता से 1 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं। जबकि तीसरे नल के द्वारा तो पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर भी ये तो देखना होगा कि 1 घंटे में टंकी में कितना पानी रह जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 4 10 होगा, 10 में से 3 घटाना होगा क्योंकि 3 यूनिट पानी 1 घंटे में बाहर निकल रहा है। तो 1 घंटे में जो टंकी में पानी भरेगा ना वो 7 यूनिट पानी ही भरेगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर 10 यूनिट पानी भरेगा, लेकिन फिर 3 यूनिट पानी 1 घंटे में बाहर भी निकल गया। तो टंकी में जब हम 1 घंटे बाद देखेंगे कि पानी कितना है, तो उसमें 7 यूनिट पानी भर जाएगा। तो इस तरह से को यहाँ पर समझना है। तो अब हमें ये पता लग गया है कि 1 घंटे में तीनों नलों की सहायता से अगर पानी भरा जा रहा है, जबकि तीसरे नल की सहायता से तो पानी नहीं भरा जा रहा, तीसरे नल से तो पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि 1 घंटे में पानी कितना है, 7 यूनिट है। अब हमें ये पता लगाना है कि जो 24 यूनिट पानी है वो कितने समय में भरेगा। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 7 यूनिट भरा जा रहा है, और हमें पता लगाना है कि 24 यूनिट जो है वो कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर हमें 24 में किससे भाग देना होगा, 7 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 घंटे में भरा जाता है 7 यूनिट। तो यहाँ पर 24 यूनिट कितने घंटे में भरा जाएगा, इसके लिए हमें 24 में 7 से भाग देना होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी में यही आंसर लिखा हुआ है, तो इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि इस 24 यूनिट को, यानी कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा जब तीनों नलों को खोल दिया जाए। तो तीनों नलों को अगर खोला जाएगा तो 1 घंटे में तो 7 यूनिट पानी भरा जाएगा, और 24 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा, 24/7 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर 12 पीएम पर गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, और जब वह साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी तय करता है तो वह इस गंतव्य स्थान पर 10 एएम पर पहुंच जाता है, यानी कि 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता है। अगर चाल वह 8 से 12 कर लेता है, यानी कि पहले जो चाल है उसकी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 12 पीएम पर पहुँच रहा है। लेकिन जैसे ही उसने चाल को बढ़ाया, यानी कि 8 से 12 कर लिया, तो उस स्थिति में आप देख सकते हो कि 2 घंटे पहले ही पहुंच गया है वह व्यक्ति उसी स्थान पर। अब प्रश्न में तो पूछा ये गया है कि वह साइकिल को किस चाल से चलाए ताकि वह 11 एएम पर पहुंचे, यानी कि 12 बजे भी नहीं पहुंचना, ना ही 10 बजे पहुंचना है। पहुंचना कितने बजे है, 11 बजे। लेकिन पूछा ये गया है कि उसे किस चाल से साइकिल चलानी चाहिए जिससे कि वह फिक्स 11 बजे ही पहुंचे, क्योंकि 12 बजे पहुंच रहा है और 10 बजे पहुंच रहा है। तो चाल यहाँ पर आप देख सकते हो 8 है और यहाँ पर 12 भी दी हुई है। लेकिन पूछा तो ये गया है कि 11 बजे वह व्यक्ति पहुँच जाए, और उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि यहाँ पर 3 कंडीशन है। एक कंडीशन तो यहाँ पर दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो है वो 12 बजे पहुँचता है और चाल उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जिसमें चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय यहाँ पर 10 बजे का दिया हुआ है। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ पर तीसरी कंडीशन में चाल नहीं दी हुई है, लेकिन समय दिया हुआ है कि 11 बजे पहुँचना है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न में 3 कंडीशन दी हुई है। तो अभी यहाँ पर हम पहली और दूसरी कंडीशन से प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन से यहाँ पर हम चाल का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो पहली कंडीशन की चाल यहाँ पर कितनी है और दूसरी कंडीशन की चाल
चाल कितनी है। पहली कंडीशन में चाल यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कंडीशन की जो चाल है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चाल का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो चाल का अनुपात यहाँ पर आ जाएगा 2:3। 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट दी गई है। तो चाल का अनुपात यहाँ पर आ गया है कितना, 2:3 आ गया है। तो अब यहाँ पर अगर चाल का अनुपात आ गया है तो हम समय का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम 3 कंडीशन मान रहे हैं, लेकिन तीनों कंडीशन में जो दूरी तय की जा रही है, भले ही यहाँ पर चाल अलग है, समय अलग है, लेकिन जो दूरी तय की जा रही है वो दूरी समान है। अगर दूरी समान होना और चाल का अनुपात हमें पता हो तो चाल के अनुपात को उल्टा कर दे तो वही समय का अनुपात होता है। जैसा कि ये 2:3 यहाँ पर चाल का अनुपात है और समय का अनुपात हम लिख सकते हैं 3:2। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये समझिए कि जैसा कि यहाँ पर चाल जो है वो 2 यूनिट से अगर 3 यूनिट हो गई है तो समय यहाँ पर 3 यूनिट से 2 यूनिट हो गया है। यानी कि समय में यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है अगर चाल को बढ़ा दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पहली कंडीशन से जो चाल थी वो कितनी थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूसरी कंडीशन से जो यहाँ पर चाल थी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि पहली कंडीशन में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कंडीशन में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमने अनुपात निकाला है जो कि कितना था चाल के बीच में, 2:3 था। लेकिन समय का अनुपात आप देख सकते हो कि 3 यूनिट और यहाँ पर 2 यूनिट है। तो समय में जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसा कि आपने देखा कि पहली कंडीशन में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन दूसरी कंडीशन में चाल को बढ़ाया गया था। चाल को बढ़ाया गया तो आप देख सकते हो कि समय यहाँ पर कम लगा है। यानी कि 12 बजे वह व्यक्ति पहुँच रहा था, लेकिन वह अब जल्दी ही पहुँच गया और 10 बजे पहुँच गया। यानी कि अगर चाल में परिवर्तन किया है तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर आया है। 12 बजे और 10 बजे के बीच में आप देख सकते हो कि कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। लेकिन अनुपात से समझ में आ रहा है कि अनुपात में भी अंतर तो दिखाई दे रहा है कि समय की यहाँ पर कमी तो हो रही है कि पहले समय 3 यूनिट लग रहा था, लेकिन चाल को जैसे कि 8 से 12 किया गया तो समय यहाँ पर 2 यूनिट लग रहा है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है कि अनुपात से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर समय में कमी हो रही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो समय में कमी हो रही है वो 2 घंटे की हो रही है। यानी कि पहले व्यक्ति 12 बजे पहुँच रहा था, लेकिन चाल को बढ़ाने पर यानी कि 8 से 12 करने पर समय लग रहा है यहाँ पर, यानी कि समय तो अभी पता नहीं कि कितने घंटे का समय लग रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वह व्यक्ति 2 घंटे पहले ही पहुँच गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 2 घंटे आ गई। लेकिन अब हम समय ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये पता लगा ले कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या है और यहाँ पर हम पता लगा ले कि 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की जब स्पीड है तो उस स्थिति में दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, 3 यूनिट का समय लग रहा है। लेकिन ये यूनिट में वैल्यू, लेकिन हम यहाँ पर घंटे में वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 2 घंटे है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 में हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 2 घंटे है तो 3 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना होगा, 6 घंटे होगा। और 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 4 घंटे आएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 का ही गुणा होगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जब चाल यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस स्थिति में दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लग रहा है। और जब यहाँ पर चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया तो उस स्थिति में समय लग रहा है 4 घंटे का। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगा सकते हैं कि जो दूरी यहाँ पर तय करनी है वो कितनी है। अगर प्रश्न में पूछा जाता कि दूरी कौन कितनी तय करनी है तो दूरी का आंसर हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हमें दूरी तो ज्ञात करनी ही होगी। तो यहाँ पर दूरी को कैसे ज्ञात किया जाएगा, दोनों कंडीशन से हम यहाँ पर दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में ही जो दूरी है वो तो समान है। आपको पता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो पहली कंडीशन यहाँ पर आपको पता है कि जिसमें चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर हम स्पीड के स्थान पर 8 लिख देंगे। और समय आपको पता है कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस स्थिति में गंतव्य स्थान तक पहुँचने पर समय लग रहा है 6 घंटे का, तो यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूरी कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर आ जाएगी। तो पहली कंडीशन से आपने देखा कि जो दूरी आई है वो कितनी है, 48 किलोमीटर है। आप दूसरी कंडीशन से भी दूरी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए चाल कितनी रखनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 घंटे का समय लग रहा है। तो 12 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 किलोमीटर। तो आपको ये भी समझ में आ गया है कि जो दूरी यहाँ पर तय करनी है ना, जिस दूरी की यहाँ पर बात हो रही है तीनों कंडीशन के लिए, वो दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर है। तो इस 48 किलोमीटर की दूरी को तय करना है और पहुँचना कितने बजे है, 11 बजे। तो अगर 11 बजे पहुँचना है तो फिर उस व्यक्ति को जो चाल है, उस व्यक्ति की चाल कितनी होनी चाहिए,
तो आप इस तरह से समझिए कि जब उस व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो उस स्थिति में तो व्यक्ति को 6 घंटे का समय लगता है। और जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो 4 घंटे का समय लगता है। तो आप क्या यहाँ पर ये पता लगा सकते हो कि व्यक्ति ने यात्रा कितने बजे शुरू की होगी? क्योंकि आप देखिए पहली कंडीशन से तो वह व्यक्ति 12 बजे पहुँच रहा है और उसको 6 घंटे का समय लगा है 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है ना, वो सुबह 6 एएम पर उसने यात्रा शुरू की है। अगर वह सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू करेगा और 6 घंटे का उसको समय लगेगा, क्योंकि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 घंटे का समय लगेगा और वह 48 किलोमीटर की दूरी तय करके 12 बजे उस स्थान पर पहुंच जाएगा। यानी कि सुबह 6 बजे वह यात्रा शुरू कर रहा है। लेकिन दूसरे कंडीशन से भी आप ये समझिए कि अगर वह उस व्यक्ति को 4 घंटे का समय लग रहा है, जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो वह 10 बजे पहुंच रहा है। अगर 4 घंटे का समय लग रहा है तो भी वह 6 बजे ही तो चला होगा। सुबह 6 बजे वह व्यक्ति चला है और फिर वह 10 बजे पहुंच रहा है और 4 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसने यात्रा शुरू करी है और जिसको 48 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, और वह व्यक्ति सुबह कितने बजे यात्रा शुरू करता है? 6 बजे शुरू करता है। लेकिन अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि उसको 11 बजे पहुंचना है, यानी कि 6 बजे ही यात्रा शुरू करेगा, वो तीसरी कंडीशन के लिए भी। क्योंकि आपने देखा कि दोनों कंडीशन से जो समय है ना सुबह यात्रा करने का, वो 6 बजे का ही है। सुबह 6 बजे उसने यात्रा शुरू करी दोनों कंडीशन से, तो तीसरे कंडीशन में भी वही समय रहेगा। यानी कि सुबह जब वह दूरी तय करेगा तो वो 6 बजे से ही यात्रा शुरू करेगा। 6 बजे यात्रा शुरू कर रहा है और 11 बजे उस व्यक्ति को वहाँ पर पहुँचना है गंतव्य स्थान पर। तो उसको जो समय लगेगा ना, वो कितना लगेगा? सुबह 6 बजे से वह यात्रा शुरू करे और 11 बजे उसको पहुँचना है, तो 5 घंटे में उसको 48 किलोमीटर दूरी तो तय करनी ही होगी। अब 48 किलोमीटर दूरी तय करनी है और समय उसको लगना चाहिए 5 घंटे का, तभी वह 11 बजे पहुंच पाएगा, क्योंकि 6 बजे वह यात्रा शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि चाल कितनी होगी। तो चाल का फॉर्मूला आपको पता है ना, कि डिस्टेंस बटा टाइम। और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 48 किलोमीटर है और समय कितना है? 5। तो यहाँ पर हम 48 में 5 से भाग देंगे, कितना? 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वह व्यक्ति गंतव्य स्थान पर जाता है ना, तो वह 11 बजे पहुँच जाएगा और यात्रा वह सुबह 6 बजे से ही शुरू करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये प्रश्न हल करना था।